दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है जीरो डे। आपको सीरीज का नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप समझ जाओगे कि सीरीज का नाम जीरो डे क्यों है। अब ज्यादातर मुजरिम या तो किसी मर्डर वेपन का इस्तेमाल करते हैं या फिर फिजिकली सामने वाले को मार देते हैं, लेकिन इस सीरीज में क्राइम इन दोनों ही पैटर्न से नहीं हुआ, बल्कि क्राइम हुआ है एक साइबर अटैक के जरिए। किसी क्रिमिनल ने पूरे अमेरिका के नेटवर्क को हैक कर लिया है और अब ये देखना है कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज मालिन कैसे इस क्रिमिनल को पकड़ेंगे। सीरीज बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है राष्ट्रपति जॉर्ज मालिन से, जो अपने कमरे में रखी सेफ में कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर घबराहट के कारण जॉर्ज के हाथ से कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं, जिनमें उनकी अतीत की एक तस्वीर भी शामिल थी। तस्वीर पर एक डेट लिखी थी 29 अप्रैल 1975, यानी आज से तकरीबन 50 साल पहले। फिर जॉर्ज उस तस्वीर को उठाते हैं और फिर से उस चीज को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन तभी कोई जॉर्ज के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब जॉर्ज क्या ढूंढ रहे थे और कौन जबरदस्ती उनके घर में घुस आया, ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी जाती है 3 दिन पहले के समय में, जहां हमें पता चलेगा कि आखिर जॉर्ज के साथ हुआ क्या है। जॉर्ज अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए स्विमिंग करते हैं, फिर अपने डॉग डेल के साथ जॉगिंग और फिर ब्रेकफास्ट। कुछ देर बाद एना नाम की लड़की जॉर्ज से मिलने के लिए आती है, जो एक घोस्ट राइटिंग बुक के बारे में उनसे पूछने के लिए आई थी। फिर एना जॉर्ज के लिखे हुए नोट्स को पढ़कर बताती है कि मैंने बहुत सी कामयाब हस्तियों के साथ काम किया है, लेकिन आपके अंदर कुछ और ही बात है। फिर जॉर्ज एना को एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो अपने 2 दोस्तों के कंधे पर हाथ डाले खड़े थे। ये वही तस्वीर थी जो हमने एपिसोड के शुरू में देखी थी। फिर एना जॉर्ज के एक फ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं इनको जानती हूँ, इनका नाम जॉन फ्लैनगन है। आप दोनों एक साथ ही बड़े हुए और एक साथ फौज में काम किया, लेकिन फिर एक दिन दूध का कार्टून उठाते समय किसी ने जॉन को गोली मार दी। फिर एना जॉर्ज के मरे हुए बेटे का जिक्र करने लगती है, लेकिन बेटे की बात आते ही जॉर्ज एना को कहते हैं मैं किताब जल्दी ही पहुंचा दूंगा, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर वापस जाते वक्त एना बेन को बताती है कि जॉर्ज का स्वभाव थोड़ा अजीब है। मैंने जैसे ही उनके बेटे के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया। फिर कुछ देर बाद अचानक से कॉल कट हो जाती है और एना के फोन में एक मैसेज आता है, दिस विल हैपन अगेन। इस वक्त ये मैसेज केवल एना के फोन में ही नहीं बल्कि हर एक अमेरिकन के फोन में आया था। अब जैसे ही ये मैसेज आता है, अमेरिका की सभी ट्रैफिक लाइट्स, सिग्नल कनेक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क सब बंद हो जाते हैं। फिर जब एना की कार रेलवे क्रॉसिंग से निकल रही थी तो सामने से आ रही ट्रेन उसे जोरदार टक्कर दे देती है और एना की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर कुछ ही देर में सिग्नल हैक की खबर से पूरे देश में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि एना के अलावा हजारों लोगों ने इस साइबर अटैक की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। कुछ ट्रेन सिग्नल बंद होने के कारण मारे गए तो कुछ ट्रैफिक लाइट्स की वजह से, कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के कारण भी मारे गए। ये साइबर अटैक केवल 1 मिनट के लिए किया गया था, लेकिन इस 1 मिनट के अंदर अंदर हजारों लोग मारे जा चुके थे। अब अमेरिका का हर एक नागरिक सोच रहा था कि क्या ये सब फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि नेटवर्क हैक के वक्त हर एक अमेरिकन के फोन में बस एक ही लाइन थी, दिस विल हैपन अगेन। इस समय राष्ट्रपति जॉर्ज टीवी पर आ रही सभी खबरों को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, जैसे उनके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो। फिर जॉर्ज इस बारे में अपनी पत्नी शीला से बात करते हैं, लेकिन तभी टीवी पर न्यूज आती है कि लेडी प्रेसिडेंट मिशेल इस साइबर अटैक के बारे में बहुत जल्द लोगों से बात करेंगी। जॉर्ज जानते हैं कि केवल बात करने से या फिर लोगों को सहानुभूति देने से ये परेशानी हल नहीं होगी, क्योंकि जिन परिवारों ने अपने करीबी सदस्यों को खोया है वे इस साइबर अटैक को लेकर आवाज जरूर उठाएंगे। अब एक दिन बीत जाता है। साइबर अटैक के बाद ये जीरो डे का पहला दिन है और आगे ऐसे कितने जीरो डे चलते रहेंगे ये किसी को भी नहीं पता। आज फिर राष्ट्रपति जॉर्ज अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए डेल को टहला रहे थे। तभी गार्डन में उन्हें कुछ हलचल सी महसूस होती है, जैसे वहां पर कोई जानवर हो। फिर जॉर्ज अपने घर आकर मैनेजर हेक्टर को कहते हैं बाहर 1-2 जाल बिछवा देना, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर लोमड़ी या फिर रैकून
घर में घुस आया है। फिर हेक्टर जॉर्ज को बताता है कि रोजर काफी देर से बाहर आपका इंतजार कर रहा है। फिर जॉर्ज तुरंत उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। रोजर राष्ट्रपति मुलिन का राइट हैंड है, जो हर पल जॉर्ज के साथ रहकर उनकी हेल्प करता है। फिर रोजर जॉर्ज को कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि साइबर अटैक के बाद लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और उन्हें शांत करने के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पर वो सभी लोग भरोसा करते हों। जॉर्ज जानते थे कि इस समय वो राष्ट्रपति नहीं है और उन्होंने लोगों को समझाने का काम भी छोड़ दिया है, लेकिन रोजर की सिफारिश पर वो लोगों को समझाने के लिए आ जाते हैं। फिर जॉर्ज सभी को समझाते हैं कि ये समय सरकार पर दोष डालने या फिर आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि इस समय आपको ऑफिसर्स की हिम्मत बढ़ानी होगी ताकि वो लोग हमें इन परिस्थितियों से निकाल सके। अमेरिकन लोग जॉर्ज की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे, इसलिए वे सभी एक ही बार में उनका कहना मान लेते हैं। फिर वापस जाते वक्त रोजर जॉर्ज की बेटी एलेक्स को फोन करता है और बताता है कि हम तुम्हारे को लेकर कल वॉशिंगटन डीसी आ रहे हैं ताकि मामला संभाला जा सके। अब एलेक्स और जॉर्ज की शुरू से ही नहीं बनती थी, इसलिए वो रोजर की बात पर थोड़ा नाराज हो जाती है और तुरंत ही फोन काट देती है। अगले सीन में हम एंड्रयू और अलेक्सी लवाडोव नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो कि इस समय न्यूयॉर्क में थे। इस समय वे किसी फेलिक्स नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल अलेक्सी रशियन इंटेलिजेंस GRU के लिए काम करता है और एंड्रयू उसके खबरियों में से एक है। फिर एंड्रयू लवाडोव को बताता है कि फेलिक्स कुछ दिनों से अंडरग्राउंड है और किसी सेटअप की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 1-2 दिन में हमसे कांटेक्ट जरूर करेगा। अब ये फेलिक्स कौन है जिसके बारे में एंड्रयू और लवाडोव बात कर रहे हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगली सुबह शुरुआत होती है 0 Day 2 की। आज राष्ट्रपति जॉर्ज लेडी प्रेसिडेंट मिशेल से मिलने के लिए वॉशिंगटन डीसी जाने वाले हैं। साइबर अटैक को लेकर मिशेल भी काफी परेशान थी, क्योंकि इस मुसीबत से निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था और न ही उन्हें ये पता था कि साइबर अटैक किसने किया। उन्हें बस ये चिंता थी कि दूसरा अटैक कब होने वाला है। फिर जॉर्ज मिशेल को कहते हैं कि CIA हमेशा ही साइबर मामलों में धीमी रही है, इसलिए हमें ही कोई ऐसी टीम चाहिए जो जल्दी से जल्दी इस अपराधी का पता लगा सके। जॉर्ज की बात सुनकर मिशेल बताती है कि कांग्रेस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमीशन लॉन्च करने जा रही है, जिसके पास कई तरह की एक्स्ट्रा स्पेशल पावर्स होंगी। उन पावर्स में डायरेक्ट सर्च और अरेस्ट करने की पावर भी शामिल है, ताकि जल्दी से जल्दी मुजरिम का पता लगाया जा सके। कमीशन का नाम होगा 0 Day कमीशन और इसे लीड करने वाले होंगे US के पुराने राष्ट्रपति जॉर्ज मालिन। फिर जॉर्ज मिशेल को कहते हैं कि डायरेक्ट सर्च और अरेस्ट से आम जनता और बेगुनाह लोग भी बहुत परेशान होंगे, लेकिन मिशेल इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक अमेरिकियों को सहयोग करना ही पड़ेगा। मिशेल की बात करने के बाद जॉर्ज CIA के डायरेक्टर जेरमी से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि जेरमी के पास साइबर अटैक को लेकर काफी डरावनी खबर थी। अब जेरेमी और जॉर्ज के बीच में क्या क्या बातें हुई ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन उनकी बातचीत के बाद जॉर्ज थोड़े गुमसुम से हो जाते हैं। फिर जब जॉर्ज जेरेमी से बात करके बाहर निकलते हैं तो उनके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। फिर कार में रोजर जॉर्ज से पूछता है कि जेरेमी और आपके बीच में क्या क्या बातें हुई, लेकिन जॉर्ज उसको कोई भी जवाब नहीं देते और बस इतना ही कहते हैं कि मेरी डायरी लाओ। फिर जॉर्ज अपनी डायरी में कुछ लिखते हैं और फिर उसको बंद करके अपने पास रख लेते हैं। आज रात जॉर्ज ने एक शानदार पार्टी भी रखी हुई थी ताकि वो अपनी वाइफ के जज बनने की खुशी को सेलिब्रेट कर सके। फिर कांग्रेस वुमेन एलेक्स भी उस पार्टी में आती है, लेकिन वहां आते ही वो जॉर्ज को ताना देते हुए कहती है कि यहाँ आम जनता मर रही है और आप रईस लोग अपनी पार्टी मना रहे हैं। दरअसल एलेक्स कांग्रेस द्वारा लॉन्च किए गए नए कमीशन के खिलाफ थी, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जॉर्ज उनको समझाते हैं कि ये सब बस कुछ ही दिनों की बात है, हालात ठीक होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर एलेक्स जॉर्ज को कहती है कि वे लोग आपको कमीशन हेड अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हेड बनने के बाद बंदूक भी आपके हाथ में होगी और सारा ब्लेम भी आप पर होगा। लेकिन जवाब में जॉर्ज सिर्फ इतना ही कहते हैं, हमें खुशी है कि तुम पार्टी में आई। कुछ देर बाद रोजर वहां पर आता है और धीरे से जॉर्ज को कहता है कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। जब जॉर्ज बाहर जाते हैं तो वहां उनका पुराना दोस्त नेथन खड़ा था, जो जॉर्ज को एक खुफिया जानकारी देने के लिए आया था।
वो जॉर्ज को बताता है कि पिछले 6 महीनों से रशियन इंटेलिजेंस GRU नेटवर्क के एक साइबर ग्रुप को फंडिंग कर रहा है। ये लोग बेलगाम हैकर्स को पालते हैं, फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और क्रिप्टो वॉलेट को हैक करके उसमें से कुछ पैसा रशियन कॉन्सुलेट को भेज देते हैं। उनके ग्रुप लीडर का नाम है फेलिक्स, जो पिछले 1 हफ्ते से किसी बड़े साइबर प्रोग्राम को सेटअप कर रहा है। और हो ना हो ये साइबर प्रोग्राम अमेरिकन साइबर अटैक के लिए ही सेटअप किया जा रहा है। फिर सारी बातें सुनने के बाद अब जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि साइबर अटैक आखिर क्यों हुआ और कहां से हुआ। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि फेलिक्स के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी पार्टी में एलेक्स के पास कोई मैसेज आता है जिसमें लिखा था हमें जल्द से जल्द बात करनी होगी। ये मैसेज पढ़ के एलेक्स थोड़ा टेंशन में आ जाती है। फिर कुछ देर बाद रोजर वहां पर आता है और एलेक्स से पूछता है कि तुमने जॉर्ज से क्या कहा। लेकिन जवाब में एलेक्स गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। अब एक दिन और बीत जाता है। ये दिन 0 डे का तीसरा दिन था, लेकिन आज जॉर्ज के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज अपनी मॉर्निंग स्पीच देते हुए लोगों को साइबर अटैक के बारे में समझा रहे थे। तभी उनकी नजर एना पर जाती है और उसको देखकर जॉर्ज पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उसको देखकर जॉर्ज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया। लेकिन एक बात तो तय थी कि जॉर्ज इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। अब रात को जॉर्ज हेलीकॉप्टर से कहीं जाने वाले थे, लेकिन जब वो अपनी डायरी लेने अंदर जाते हैं तो उन्हें अपने लॉकर में कुछ अजीब सा लगता है। हालांकि डायरी वहीं पर रखी हुई थी, लेकिन जब जॉर्ज उसको उठाकर देखते हैं तो डायरी के हर पन्ने में बस एक ही चीज लिखी हुई थी, बॉम्बी को किसने मारा। अब ये जॉर्ज का भ्रम है या फिर सच में किसी ने ऐसा लिखा है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब बॉडीगार्ड उनका दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो जॉर्ज उनको बताते हैं कि मेरी डायरी किसी ने चेंज कर दी है। ये वही सीन है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और अब तक आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि अमेरिका में क्या घटना हुई है। फिर डायरी ना मिलने पर जॉर्ज अपने सर्वेंट हेक्टर से इस बारे में पूछने जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जॉर्ज का मैनेजर हेक्टर 5 साल पहले ही रिटायर हो चुका है और वर्तमान में उनका मैनेजर वैन है। फिर शीला खुद जॉर्ज को ये बात बताती है, लेकिन जॉर्ज को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हर रोज हेक्टर ही उनका सारा काम किया करता था। अब जॉर्ज के साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या बॉम्बी ही एना है जिसका जिक्र जॉर्ज की डायरी के पहले पन्ने पर था, या फिर ये सब उसका भ्रम है? इसका पता आपको नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जॉर्ज अपने स्टडी रूम में बैठकर सोच रहे थे कि आखिर ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। क्या ये सब डिमेंशिया का असर है, यानी मस्तिष्क संबंधित बीमारी जिसकी दवा वो हर रोज खाते हैं, या फिर सच में एना जिंदा है? फिर जॉर्ज पिछली रात हुई सभी बातों को याद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें नेथन की एक फोन कॉल भी शामिल थी। दरअसल नेथन ने जॉर्ज को कोई जरूरी बात बताने के लिए फोन किया था, लेकिन उस वक्त जॉर्ज के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि बॉम्बी को किसने मारा। जॉर्ज नेथन की बातों को अपनी डायरी में लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में उठ रहे सवालों के कारण शायद उन्होंने हर तरफ बस एक ही लाइन लिख दी, हु किल्ड बॉम्बी। फिर जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि उनकी डायरी में हु किल्ड बॉम्बी किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही लिखा था। अब जॉर्ज का पिकअप प्लान एक रात के लिए रोक दिया जाता है और अगली सुबह 0 डे 4 में वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर कमीशन हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ते हैं, जो साइबर अटैक से जुड़ा हुआ है। फिर पैट्रिक हैकिंग ग्रुप हेडक्वार्टर में अपने साथियों से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर अलेक्सी ने पहले ही सभी को मार दिया था। पैट्रिक के वहां पर आते ही अलेक्सी उस पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन पैट्रिक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब अलेक्सी ये सब क्यों कर रहा था, ये सब आपको आगे क्लियर होगा। दूसरी तरफ 0 डे कमीशन हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद जॉर्ज सभी कमीशन मेंबर्स के साथ मीटिंग करते हैं। 0 डे कमीशन का सबसे ज्यादा वर्किंग मेंबर था कार्ल, जिसकी नजर वहां हो रहे हर एक एक्शन पर रहती है। कमीशन की स्पीकिंग वुमन है मेलिसा, जिसको वहां की सभी कॉल्स और रिपोर्टर्स को अटेंड करने के लिए रखा गया है। फिर मीटिंग में CIA और उनके अलावा और भी कई इन्वेस्टिगेशन लीडर राष्ट्रपति जॉर्ज को अपनी रिपोर्ट्स देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि मल्टीपल सिस्टम्स का इतना बड़ा साइबर अटैक आज तक कभी नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद एक ऑफिसर वहां पर आता है और कार्ल को हैकिंग ग्रुप हेडक्वार्टर से मिली पैट्रिक और अलेक्सी लावाडोव की तस्वीरें देता है। कार्ल लावाडोव की तस्वीर देखते ही समझ जाता है
कि ये एक रूसी इंटेलिजेंस GRU का ऑफिसर है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि अलेक्सी लावाडोव जिस शख्स के पीछे पड़ा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस टीम के पास उस शख्स के बारे में कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। फिर कार्ल पैट्रिक की फोटो को फेस मैच इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भेज देता है ताकि उसे जल्दी से जल्दी पैट्रिक की पूरी जानकारी मिल सके। तभी हम जॉर्ज की बेटी एलेक्स को देखते हैं जो फोन पर रिचर्ड नाम के व्हाइट हाउस स्पीकर से बात कर रही थी। रिचर्ड एलेक्स को समझाता है कि तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि इस समय उन्हें अपने परिवार की सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन एलेक्स कहती है मैं सब कुछ जानती हूँ। दूसरी तरफ जॉर्ज अपने ऑफिस में बैठे अभी भी एना के बारे में ही सोच रहे थे। फिर कुछ देर बाद वहां पर रोजर आता है और जॉर्ज से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। दरअसल जॉर्ज ने रोजर को एक काम दिया था कि एना के बारे में पता लगाओ कि वो कौन है, उसका पूरा नाम क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर रोजर जॉर्ज को एना की फाइल दिखाते हुए कहता है कि इसका पूरा नाम एना सिंडलर है और वो काफी समय से पॉलिटिकल घोस्ट राइटिंग का काम कर रही है। फिर पूरी फाइल पढ़ने के बाद जॉर्ज रोजर को कहते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम एना की जली हुई बॉडी को खुद देख कर आओ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि एना मर गई है। फिर जॉर्ज का ऑर्डर मिलते ही रोजर तुरंत वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ फेस रिकॉग्नाइजेशन का टीम मेंबर कार्ल को बताता है कि हमने उस मिस्ट्री मैन की पहचान कर ली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस मिस्ट्री मैन की फाइल कंप्यूटर से रिस्ट्रिक्टेड बता रही है। अब कार्ल पैट्रिक के बारे में पता लगा पाएगा या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम रोजर को देखते हैं जो एक बिलियनियर रॉबर्ट लिंडन से मिलने आया था। दरअसल रॉबर्ट ने बहुत पहले रोजर की काफी हेल्प की थी और उसी की बदौलत रोजर आज राष्ट्रपति जॉर्ज का राइट हैंड है। फिर रॉबर्ट रोजर को कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए, तुम अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करो और रूसी ऑयल के शेयर्स को गिरवा दो ताकि मेरा प्रॉफिट लगभग कई गुना बढ़ जाए। रॉबर्ट की डिमांड सुनकर रोजर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो राष्ट्रपति का राइट हैंड जरूर है लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता था। फिर रॉबर्ट रोजर को धमकी देते हुए कहता है कि मालिन को तुम पर बहुत भरोसा है, लेकिन अगर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो ये भरोसा टूट जाएगा। अब रॉबर्ट की धमकी सुनकर रोजर मान जाता है और उसको विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी हम देखते हैं कि रात को जॉर्ज अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहा था। तभी उन्हें लेडी प्रेसिडेंट मिशेल का फोन आता है। मिशेल जॉर्ज को डांटते हुए कहती है कि तुमने मुझे रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर के बारे में क्यों नहीं बताया। फिर जॉर्ज उन्हें कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, GRU ऑफिसर अलेक्सी लावाडोव के साथ जो आदमी था उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, इसीलिए मैंने आपको जानकारी नहीं दी। दरअसल जॉर्ज नहीं चाहते थे कि मिशेल सीधे तौर पर रूस पर शक करे या फिर कुछ ही सबूतों के आधार पर रूस को गुनहगार ठहरा दे, क्योंकि जॉर्ज के हिसाब से जिसने भी ये साइबर अटैक किया है वो सिर्फ रूस को फंसाना चाहता है। फिर जॉर्ज मिशेल को यकीन दिलाते हैं कि मेरी तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुझे अपने एक सीक्रेट सोर्स से कुछ दिलचस्प बातें भी पता चली हैं जो आगे हमारे बहुत काम आएंगी। फिर फोन काटने के बाद जॉर्ज अपनी स्टडी रूम में चले जाते हैं और फिर से कुछ सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वो टीवी ऑन करते हैं तो इवान ग्रीन नाम का एक न्यूज चैनल रिपोर्टर जॉर्ज की बहुत बेइज्जती करता है। ग्रीन जनता को बताता है कि किंग जॉर्ज इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि जॉर्ज एक भगोड़ा है जो पहले भी अपनी फैमिली मैटर को लेकर सरकार छोड़ चुका है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल बहुत पहले जब जॉर्ज प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो वैलेरी नाम की एक लड़की उनके साथ काम किया करती थी, लेकिन फिर वैलेरी और जॉर्ज ने बायोलॉजिकल रिलेशन बना लिए जिसके कारण शीला, जॉर्ज और वैलेरी के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। फैमिली मैटर की वजह से जॉर्ज ने अगला इलेक्शन ही नहीं लड़ा और अमेरिका की जनता जो जॉर्ज पर अटूट भरोसा करती थी उन्हें एक नया लीडर मिल गया। फिर वैलेरी जॉर्ज से दूर चली गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन दोनों की एक 12 साल की बेटी भी है जिसका नाम लिली है। दूसरी तरफ रोजर हॉस्पिटल पहुंचकर एना की जली हुई बॉडी देखने जाता है। तभी उसे एक चौंका देने वाली बात पता लगती है और वो बात है एना की बॉडी का गायब हो जाना। डॉक्टर्स तो खुद ही इस बात से हैरान थे कि आखिर एना की बॉडी कहां चली गई, लेकिन बॉडी चाहे कहीं भी गई हो उसका सीधा कनेक्शन जॉर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ था। अगले दिन शुरुआत होती है 0 डे 5 की। जॉर्ज जब अपनी गाड़ी से 0 डे कमीशन हेडक्वार्टर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कार्ल का फोन आता है जिसने उस मिलिट्री मैन की फाइल को एक्सेस कर लिया था। कार्ल जॉर्ज को बताता है
कि वो मिलिट्री मैन हमारा ही आदमी है और उसको बहुत पहले TAO में असाइन कर लिया गया था, जिसका पूरा नाम है टाइलर्ड असेस ऑपरेशंस। टाओ हमारे सबसे बेहतरीन हैकर्स का ग्रुप है और वो मिस्ट्री मैन भी उन्हीं में से एक है। फिर जॉर्ज कार्ल को कहते हैं कि उसके बारे में और पता लगाओ और इतना कहकर वो फोन काट देते हैं। फिर कुछ देर बाद रोजर उन्हें बताता है कि कल मैं एना सिंडलर की बॉडी देखने गया था, लेकिन एना की बॉडी वहां पर थी ही नहीं, बल्कि पहले से ही गायब हो चुकी थी। फिर रोजर की ये बात सुनने के बाद जॉर्ज थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शीला ने जॉर्ज की पुरानी लवर वैलेरी को अपने घर में बुलाया हुआ था ताकि शीला उसकी हेल्प से जॉर्ज की टेंशन थोड़ी कम कर सके। फिर शीला वैलेरी से कहती है कि तुम जॉर्ज के साथ फिर से काम करो, क्योंकि जॉर्ज को इस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर वो अटूट भरोसा करते हो। रोजर उनके साथ काम जरूर करता है, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है और इसीलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। फिर वैलेरी शीला से एक बार फिर से कंफर्म करती है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं जॉर्ज के साथ काम करूं। लेकिन शीला कहती है हाँ, जॉर्ज की टेंशन कम करने के लिए ये जरूरी है। अगले सीन में हम पैट्रिक को देखते हैं जो एक खाली रेस्टोरेंट में अपनी बहन एमा के साथ बैठा हुआ था। पैट्रिक एमा को बताता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी देश छोड़कर बाहर निकलना होगा और इस काम में प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। अब पैट्रिक को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि लवाडोव बाहर खड़ा उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। लवाडोव बस मौके की तलाश में था ताकि जैसे ही उसे पैट्रिक अकेला दिखे वो उसको मार दे। तभी रात को जब जॉर्ज अपनी डायरी पढ़ रहे थे तो शीला वहां पर आती है और जॉर्ज को बताती है कि आज मैं वैलेरी से मिली थी। फिर जॉर्ज कहते हैं तुम क्या वैलेरी को मेरे साथ काम पर रखकर मुझे कोई सजा देना चाहती हो? लेकिन शीला कहती है कि तुम्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए वैलेरी की जरूरत पड़ेगी। अब 0 Day 6 की शुरुआत हो जाती है। तभी रोजर सुबह होते ही एलेक्स के घर पर आता है और उसे जॉर्ज के साथ हुई सभी बातों के बारे में इन्फॉर्म करता है। तभी हमें एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि एलेक्स और रोजर एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए एलेक्स हमेशा अपने डैड को छोड़कर रोजर से ही फोन पर बात करती रहती है। तभी हम पैट्रिक को देखते हैं जो देश छोड़कर भागने की तैयारी कर चुका था। फिर पैट्रिक बोट में बैठकर जैसे ही वहां से भागने लगता है, लवाडोव पैट्रिक को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां वहां पर आकर पैट्रिक को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस के आ जाने के कारण लवाडोव पैट्रिक का पीछा छोड़ देता है, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तभी एक आदमी अपनी गाड़ी से लवाडोव को जोरदार टक्कर मारता है और उसको मौके पर ही खत्म कर देता है। अब अलेक्सी लवाडोव के साथ ऐसा किसने किया, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी पुलिस वाले पैट्रिक को पकड़कर 0 Day कमीशन कस्टडी में ले आते हैं और फिर उसे पूछताछ की जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पैट्रिक को भी इस साइबर अटैक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पैट्रिक बताता है कि हम बस उन सभी रूसी एजेंट्स को एक वायरस बेच रहे थे जिससे इतने बड़े पैमाने पर तो तबाही नहीं हो सकती। जॉर्ज को पैट्रिक की ये बातें सच नहीं लगती, इसलिए वो पूछताछ करने का लेवल और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम रोजर को देखते हैं जो जॉर्ज के काम से फ्री होने के बाद कुछ देर के लिए अपने घर आया हुआ था। फिर रोजर देखता है कि पहले से ही कोई शख्स उसके अपार्टमेंट में बैठा हुआ है, लेकिन जब वो उस शख्स का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस शख्स का नाम है मार्क, जो उस रूसी एजेंट की पहेली सुलझाने के लिए रोजर के पास आया था। फिर मार्क रोजर को एक लिफाफा देता है और कहता है कि रूस का इन सब में कोई हाथ नहीं है। ये बात सच है कि हमारे एक रूसी एजेंट ने कुछ बाकी हैकर्स के साथ बिजनेस कनेक्शन रखे थे, लेकिन अब उसे रास्ते से हटा दिया गया है। दरअसल मार्क रूसी एजेंट की तरफ से रूस की बेगुनाही साबित करने आया था और वो ये भी अच्छी तरह से जानता है कि रोजर जॉर्ज का राइट हैंड है। फिर मार्क रोजर से कहता है कि इस लिफाफे में रखे सबूतों से रूस के सिर पर लगा दाग हट जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको जॉर्ज तक पहुंचा दो। दूसरी तरफ लेडी प्रेसिडेंट मिशेल रूस को गुनहगार साबित करने के लिए टीवी पर लाइव आ रही थी, लेकिन तभी रोजर वहां पर आ जाता है और कार्ल को सारे सबूत सौंप देता है। फिर कार्ल फौरन उन सबूतों को लेकर जॉर्ज के पास जाता है और उनको बताता है कि 0 Day से ठीक 6 हफ्ते पहले हैकर्स को एक बड़ी अमाउंट ट्रांसफर की गई थी। बल्कि हैरानी की बात यह है कि ये अमाउंट रूस ने नहीं बल्कि नॉर्थ डकोटा के एक अकाउंट से भेजी गई है। अब ब्यूरो के मुताबिक नॉर्थ डकोटा रीपर्स नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसलिए हो ना हो इस साइबर अटैक में रूस का नहीं बल्कि रीपर्स का हाथ है। फिर कार्ल की सारी बातें सुनने के बाद जॉर्ज तुरंत मिशेल का लाइव टेलीकास्ट रुकवा देते हैं और CIA डायरेक्टर जेरेमी के जरिए
उनके पास सारे सबूत भिजवा देते हैं। कुछ देर बाद जॉर्ज को भी याद आता है कि उस रात नेथन ने भी फोन पर इसी बारे में बात की थी। नेथन ने कहा था कि वे लोग कोई हथियार बना रहे हैं जिसका नाम है प्रोटियस। तभी रोजर एना के घर में कॉल करता है और उसकी माँ से पूछता है कि एना की मौत 0 डे वाले दिन हुई थी या नहीं। एना की माँ रोते हुए जवाब देती है कि मैं आज सुबह ही उसकी लाश को दफना कर आ रही हूँ। उनका जवाब सुनते ही रोजर समझ जाता है कि जरूर डॉक्टरों ने रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ की है, क्योंकि एना की बॉडी तो उनके घर वालों के पास थी। दूसरी तरफ जॉर्ज सभी को प्रोटियस की जानकारी देने में बिजी थे, इसीलिए फिलहाल रोजर एना वाली बात उनसे छुपा लेता है। अब जॉर्ज मीडिया को 0 डे पर मिले हुए नए सुराग के बारे में बताते हैं। वो मीडिया को कहते हैं कि जिस वायरस का इस्तेमाल साइबर अटैक के लिए किया गया था उसे सबसे पहले हमारी ही सरकार ने बनाया था, लेकिन बाद में किसी गद्दार कर्मचारी के कारण उसको चोरी कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि रीपर्स नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने उसको मॉडिफाई करके एक खतरनाक हथियार बना लिया और उस हथियार का नाम है प्रोटियस। अब मिशेल समझ नहीं पा रही थी कि जॉर्ज ने पूरा केस रूस से हटाकर रीपर्स की तरफ क्यों पलट दिया है, लेकिन CIA डायरेक्टर जेरेमी मिशेल को बताते हैं कि जॉर्ज के दिमाग में चाहे जो भी चल रहा हो, उसने अंधेरे में तो तीर नहीं चलाया होगा, क्योंकि प्रोटियस नाम का एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम आज भी मौजूद है। और इसी के साथ 2nd एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 3rd एपिसोड में हम इवान ग्रीन को देखते हैं, जो फिर से एक बार जॉर्ज के फैसले को गलत साबित करने के लिए टीवी पर लाइव आने वाला था। ग्रीन रिकॉर्डिंग में कहता है कि सभी एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये अटैक रूस के द्वारा करवाया गया है, लेकिन जॉर्ज ने इस केस को अब रीपर्स के साथ जोड़ दिया है। ये शायद जॉर्ज की कोई चाल है ताकि जनता को लगे कि गवर्नमेंट साइबर अटैक को लेकर एक्शन ले रही है, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये किसी को भी नहीं पता। उस समय जॉर्ज अपने ऑफिस में बैठे ग्रीन की कुछ स्पेसिफिक बातों को नोट कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें ग्रीन पर भी शक होने लगा था। अब तक जॉर्ज के कहने पर ऑफिसर्स ने लगभग 41 रीपर ग्रुप के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया था और अब शुरुआत होती है 0 डे 13 की। 0 डे 13 से ही वैलेरी ने जॉर्ज के साथ काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन दिलचस्प बात तब होगी जब एलेक्स को भी इस बारे में पता चलेगा। फिर जॉर्ज के ऑफिस में आते ही कार्ल उनको सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है और वैलेरी भी रोजर का ऑफिस खाली करवाकर वहां पर शिफ्ट हो जाती है। फिर रोजर कुछ देर के लिए वैलेरी को जॉर्ज के ऑफिस से बाहर भेज देता है और फिर अकेले में उनको एना की माँ के साथ हुई सभी बातों के बारे में बताता है। फिर जॉर्ज कहते हैं कि मैं उनकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हूँ। फिर रोजर जॉर्ज का शक दूर करने के लिए कुछ पुख्ता सबूत ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि ये साबित हो जाए कि एना सिंडलर मर चुकी है। कुछ देर बाद एलेक्स रोजर को कॉल करती है और कहती है कि मेरे और मेरे डैड की एक अर्जेंट मीटिंग फिक्स कर दो। फिर रोजर एलेक्स को बताता है कि जॉर्ज की मीटिंग अरेंज करने का काम अब मैं नहीं करता, अब ये सारा काम उनकी पुरानी असिस्टेंट वैलेरी ने संभाल लिया है। वैलेरी का नाम सुनते ही एलेक्स हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी मॉम शीला ने अभी तक उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर एलेक्स तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और इस बात का जवाब मांगती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले तो शीला एलेक्स को शांत करवाती है और फिर उसे समझाती है कि जॉर्ज के लिए ये जरूरी है। मैं जॉर्ज को एक पल भी टेंशन में नहीं देख सकती और अगर वैलेरी उनके साथ काम करेगी तो उनके सिर से बोझ थोड़ा कम होगा। फिर एलेक्स से बात करने के बाद शीला तुरंत न्यूज देखने लगती है, क्योंकि न्यूज में कुछ ऐसा आ रहा था जिसको देखकर पूरे 0 डे कमीशन के होश उड़ जाएंगे। तभी इवान ग्रीन अपने चैनल पर एक रोती हुई माँ को लाइव टेलीकास्ट करता है, जिनके बच्चे को रीपर्स ग्रुप के साथ उठा लिया गया था। फिर जॉर्ज ये खबर देखते ही तुरंत कार्ल को ऑर्डर देते हैं कि इस बच्चे के बारे में पता लगाओ और देखो कि ये रीपर्स ग्रुप के साथ है या नहीं। अब ग्रीन अपने चैनल के जरिए न केवल जॉर्ज को बदनाम कर रहा था, बल्कि उसका टारगेट रॉबर्ट लिंडन भी है। फिर ग्रीन रॉबर्ट की बुराई करते हुए कहता है कि इस हवसी को बच्चों के साथ सोने का शौक है और इसने हमले से ठीक एक दिन पहले मार्केट को भी शॉर्ट कर दिया था। जब ये न्यूज रॉबर्ट तक पहुंचती है तो वो तुरंत ही रोजर को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि अगर उसको अपनी रहीसियत को कायम करना है तो इवान ग्रीन को रास्ते से हटाना होगा। अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं, जो जॉर्ज से मिलने के लिए ऑफिस में आई थी। एलेक्स जॉर्ज से कहती है कि हमारी टीम को ये जानना है आपने किन सबूतों के आधार पर रीपर्स को अरेस्ट करवाया है, लेकिन जॉर्ज कहते हैं कि केस के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैं हर एक चीज को टेस्टिफाई नहीं कर सकता। फिर जॉर्ज का जवाब सुनते ही एलेक्स वहां से चली जाती है।
दूसरी तरफ रोजर एना की कब्र खुलवाता है और फिर उसकी डेड बॉडी से डीएनए टेस्ट करने के लिए सैंपल लेता है ताकि वो ये बात पूरी तरह से साबित कर सके कि एना 0 डे वाले दिन ही मारी जा चुकी है। कुछ देर बाद रोजर से मिलने के लिए मार्क आता है जो जॉर्ज के बारे में ही उससे बात करना चाहता था। फिर मार्क रोजर को कहता है कि जॉर्ज को समझा दो कि वो ये जंग नहीं जीत सकता, उसे एक ना एक दिन गायब होना ही पड़ेगा जैसे कभी मैं हुआ था। अब मार्क की इस लाइन का क्या मतलब है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हम कार्ल को देखते हैं जिसने उस बच्चे के बारे में पता लगा लिया था। फिर कार्ल जॉर्ज को बताता है कि उस बच्चे का नाम पॉल है। हमारी टीम का टारगेट उसका बड़ा भाई था लेकिन गलती से उन्होंने छोटे वाले को पकड़ लिया, इसलिए अब हम उसको रिलीज कर रहे हैं। कार्ल जॉर्ज को यह भी बताता है कि 0 डे इन्वेस्टिगेशन में हमें एरिक हेस्क नाम का एक शख्स भी मिला है जो नॉर्थ डकोटा में रहता है और उसका साइबर अटैक से सीधा सीधा कनेक्शन है। फिर जॉर्ज एरिक की फाइल लेकर खुद उससे पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे लोगों को मेंटली नहीं बल्कि इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। पहले तो जॉर्ज एरिक से बड़े ही आराम से बात करते हैं लेकिन फिर वो उसको उसके परिवार के नाम से धमकी देने लगते हैं। तभी जॉर्ज कहते हैं कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 मिनट देता हूँ, अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी एक्स सब के सब मुसीबत में आ जाएंगे। जॉर्ज की इस धमकी से एरिक डर जाता है लेकिन फिर भी वो ये सच बताएगा या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम रोजर को देखते हैं जो रॉबर्ट के कहने पर उससे मिलने के लिए आया था। तभी लिंडन रोजर से कहता है कि हमें इस इवान ग्रीन का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये इसी तरह टीवी पर मेरी बुराई करता रहा तो मेरी इतने सालों पुरानी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर रॉबर्ट रोजर को कुछ तस्वीरें देता है जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि एरिक का कनेक्शन इवान ग्रीन के साथ ही है। तभी रोजर उन तस्वीरों को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो अभी तक इवान ग्रीन के खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाया। फिर वो उन तस्वीरों को लेकर सीधा जॉर्ज के पास जाता है। उस वक्त जॉर्ज, कार्ल और वेलेरी मालवेयर वायरस के बारे में और ज्यादा पता लगा रहे थे। फिर कार्ल जॉर्ज को बताता है कि एरिक ने कुछ समय पहले वो मालवेयर लियोन नाम के एक आदमी को दिया था जिसने उसे एक पेन ड्राइव में डालकर पोकिटेलो, आइडाहो के फार्म में भेज दिया था। हमारे ऑफिसर्स की एक टीम पहले ही उस फार्म के लिए निकल चुकी है और वे लोग लगभग 1 घंटे में साइट पर पहुंच जाएंगे। फिर कार्ल की सारी इन्वेस्टिगेशन सुनने के बाद जॉर्ज एरिक की पूछताछ वाली रिकॉर्डिंग वीडियो देखने लगता है लेकिन तभी वीडियो में उन्हें ऐसा कुछ मिलता है जिसको सुनकर वे पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। दरअसल एरिक से जब पूछताछ हुई तो वो बिल्कुल उसी फ्लो में बात कर रहा था जिस तरह से इवान ग्रीन बोलता है, इसलिए हो सकता है कि एरिक और इवान ग्रीन का आपस में कोई कनेक्शन हो। अब 0 डे को पूरे 17 दिन बीत चुके हैं और आज है 18वां दिन। सुबह होते ही रोजर सबसे पहले जॉर्ज से मिलने के लिए आता है और उसे इवान ग्रीन के खिलाफ मिले हुए सारे सबूत दिखाते हुए कहता है कि जरूर इवान ग्रीन और एरिक मिले हुए हैं। तस्वीरें लगभग 4 साल पुरानी थी और हर एक तस्वीर में ग्रीन के साथ एरिक दिख रहा था। उन तस्वीरों को देखने के बाद जॉर्ज तुरंत ग्रीन को कस्टडी में लेने का ऑर्डर देता है लेकिन उनके इस ऑर्डर से वेलेरी और कार्ल दोनों ही हैरान थे। वो दोनों जॉर्ज को समझाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इवान ग्रीन एक न्यूज सेलिब्रिटी है और जनता उसे कस्टडी में देखकर चुप नहीं बैठेगी। लेकिन जवाब में जॉर्ज कहते हैं कि तुम उस ग्रीन को कस्टडी में लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जॉर्ज को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि रोजर इस वक्त सबकी नजरों से बचता हुआ उसकी डायरी में लिखी जानकारी चुरा रहा है और उसका ये सब करने का कारण है रॉबर्ट लिंडन। दरअसल रॉबर्ट ने रोजर को कुछ ऐसा करने के लिए कहा था जिससे जॉर्ज का उस पर से भरोसा पूरी तरह से उठ जाए और रोजर भी उन धमकियों के कारण उसे मना नहीं कर पाया। अब तक हर तरफ इवान ग्रीन की खबरें वायरल हो चुकी थी। अब जॉर्ज ने 0 डे की पहेली सुलझाने के लिए एक ऐसा निर्णय लिया था जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन अब उसके इस फैसले से अमेरिका में क्या बवाल मचेगा ये आपको आगे पता चलेगा। तभी हम वेलेरी और जेरेमी को देखते हैं जो उसी टॉप सीक्रेट प्रोग्राम प्रोटियस के बारे में बात कर रहे थे। वेलेरी जेरेमी से पूछती है कि क्या तुमने फिर से प्रोटियस शुरू कर दिया है, लेकिन जवाब में जेरेमी उसे कहता है मैंने नहीं किया। दरअसल इन दोनों ने बहुत पहले प्रोटियस पर काम किया था लेकिन जॉर्ज के नए ऑर्डर रिलीज होने के बाद इन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया। अब सवाल ये है कि प्रोटियस को दोबारा शुरू किसने किया? क्या इवान ग्रीन ने जो कि एरिक के साथ डायरेक्टली कनेक्शन रखता है या फिर किसी ऐसे इंसान ने जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं कुछ लोग अमेरिकन होमस्टेड बैंक के बाहर खड़े होकर स्ट्राइक कर रहे थे।
दरअसल अमेरिका के सभी बैंकों पर दोबारा से साइबर अटैक किया गया था, जिसके कारण कांग्रेस ने एक अर्जेंट बिल पास करके सभी ऑनलाइन एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया। अब लोग ना तो अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और ना ही उसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। फिर मिशेल अपनी स्पीच के जरिए अमेरिका के लोगों को एक नए बिल के बारे में बताती है और साथ में ये गुजारिश करती है कि आप लोग बैंकों में तोड़फोड़ ना करें। मामले के शांत होते ही सभी ट्रांजैक्शन वापस से शुरू कर दिए जाएंगे। फिर स्पीच खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस स्पीकर रिचर्ड मिशेल को समझाते हैं कि जॉर्ज सही काम नहीं कर रहे, क्योंकि पहले तो उन्होंने केस को रीपर्स की तरफ मोड़ दिया और अब न्यूज सेलिब्रिटी इवान ग्रीन से भी पूछताछ की जा रही है। फिर मिशेल कहती है कि मैं जॉर्ज को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, वो जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिशेल ने भले ही पूरे आत्मविश्वास के साथ रिचर्ड के सामने जॉर्ज की प्रशंसा की हो, लेकिन कहीं न कहीं अब उनका भरोसा डगमगाने लगा था। दूसरी तरफ जॉर्ज और कार्ल ग्रीन से साइबर अटैक के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन ग्रीन उन्हें कुछ भी बताने की बजाय गवर्नमेंट सिस्टम की बुराई किए जा रहा था। ग्रीन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जॉर्ज उसे कस्टडी में रखे हुए हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में होने से उसी की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। फिर ज्यादा दबाव डालने पर ग्रीन एक वकील की मांग करता है और मजबूरन जॉर्ज और कार्ल को पूछताछ रोकनी पड़ती है। अगले सीन में हम रोजर और एलेक्स को देखते हैं, जो देश से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल रोजर अब एलेक्स को लेकर कहीं दूर भाग जाना चाहता था, जहां ना तो जॉर्ज हो और ना ही रॉबर्ट। फिर एलेक्स रोजर को कहती है कि अगर निक होता तो वो भी ऐसा ही करता। निक जॉर्ज के बेटे का नाम है, जो 12 साल पहले मर चुका है, और जॉर्ज हमेशा ही उसके लिए दुखी रहते हैं क्योंकि निक उनके साथ नहीं है। रोजर जानता था कि अगर एलेक्स को सच्चाई का पता चल गया तो वो उसे छोड़ देगी, इसलिए उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी अमेरिका से बाहर निकालना था। अगले सीन में हम देखते हैं जॉर्ज और बाकी के इंटेलिजेंस हेड्स $1 बिलियन स्टेक कंपनी पेनोप्ली की CEO मोनिका किडर के बारे में बात कर रहे थे। तभी मेलिसा जॉर्ज को बताती है कि मोनिका का टारगेट सिर्फ और सिर्फ आप हैं। वो ये साबित करना चाहती है कि आपके द्वारा लिए गए सभी फैसले गलत हैं और इसका सीधा सीधा नुकसान जनता को झेलना पड़ रहा है। फिर वो ये भी बताती है कि अमेरिकन लोग मोनिका की एक आवाज पर सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कैसा हो अगर मोनिका हमारी ही साइड आ जाए। जॉर्ज को ये आइडिया सही लगता है, क्योंकि अगर मोनिका गवर्नमेंट के लिए गए फैसलों का समर्थन करेगी तो लोग भी उन फैसलों को मान लेंगे। फिर जॉर्ज तुरंत मोनिका किंडर के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या मोनिका जॉर्ज की साइड आएगी या नहीं। दूसरी तरफ ग्रीन ने अपने वकील के तौर पर ब्रुक नाम के एक आदमी को बुलाया था, लेकिन ब्रुक वहां पर आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। तुम्हें साइबर अटैक को लेकर जो कुछ भी पता है वो सब बता देना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही जानकारी नहीं मिली तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ग्रीन ब्रुक की बातों से थोड़ा नाराज हो जाता है। अगले सीन में हम वेलेरी को देखते हैं, जो प्रोटियस के बारे में पता लगाने के लिए मैकान नाम के एक साइंटिस्ट के घर पर आई थी। मैकान उन वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने प्रोटियस का निर्माण किया था। तभी वहां पर वेलेरी को कुछ ऐसा पता चलता है जिसको सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल प्रोटियस कोई साइबर हथियार नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल हथियार है, जो सीधा इंसान के दिमाग पर अटैक करता है। इस हथियार के कारण इंसान को अजीब से आभास होते हैं और वो अपनी सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे खो देता है। मैकान की बातें सुनकर वेलेरी समझ जाती है कि प्रोटियस के कारण ही जॉर्ज इन दिनों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। फिर वो ये सारी जानकारी जॉर्ज को देने के लिए निकल पड़ती है। अब जीरो डे का 20वां दिन चढ़ जाता है। आज कार्ल अपने तरीके से ग्रीन से पूछताछ करने वाला था, क्योंकि वो जानता है कि ग्रीन पर जब तक दबाव नहीं डाला जाएगा तब तक वो सच नहीं उगलेगा। फिर ग्रीन पूछताछ के वक्त एक बार फिर से इधर उधर की बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल उसे डांटते हुए कहता है कि बताओ मुझे बैंक को हैक किसने किया था और मंडे का क्या प्लान है। फिर जवाब में ग्रीन कहता है कि मुझे हैकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें मेरे गेस्ट पर शक है तो तुम जाकर उनसे पूछताछ करो, ना कि मुझसे। तभी कुछ देर बाद जॉर्ज को पता चलता है कि रीपर्स फार्म में ऑफिसर्स को कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कि कैमेलियन मिनी, एक लॉन्ग रेंज MM रेडियो और OMG एलिट केबल। तभी वहां मेलिसा आती है और जॉर्ज से कहती है कि कल सुबह आपके घर के बाहर एक प्रदर्शन होने वाला है, इसलिए आपको और आपकी वाइफ को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फिर सारा डिस्कशन खत्म होने के बाद वेलेरी कुछ देर के लिए जॉर्ज से अकेले में बात करने के लिए चली जाती है। फिर वो जॉर्ज को उन सभी बातों के बारे में बताती है
जो उसके और उस मैकान नाम के साइंटिस्ट के बीच में हुई थी, और बताती है कि शायद उन लोगों ने प्रोटियस का इस्तेमाल आपके ऊपर किया है। फिर जॉर्ज प्रोटियस सिम्टम्स वाले पेज को पढ़ते हैं, जिस पर लिखा हुआ था इमोशनल गैप्स, इम्प्लिसिविटी, हेलोजिनेशन और मेमोरी गैप्स। ये सारे ही सिम्टम्स जॉर्ज में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसलिए वैलेरी उन्हें कहती है कि आप कुछ दिनों के लिए घर मत जाइएगा, हो सकता है कि प्रोटियस का असर आपके घर पर हो। फिर जॉर्ज वैलेरी की ये बात मान लेते हैं और अपने ऑफिस में एक सिक्योरिटी पोर्टेबल स्किफ बनाकर वहीं पर रहने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड प्रेसिडेंट मिशेल को समझाता है कि जॉर्ज को खुद जीरो डे कमीशन से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके कारण आपका साइबर अटैक से पीछा छूट जाएगा और आप पर कोई भी उंगली नहीं उठेगी। फिर मिशेल कहती है कि जॉर्ज इस्तीफा नहीं देंगे। पिछली बार उन्होंने अपनी कुर्सी पारिवारिक मामलों के कारण छोड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब रिचर्ड ना जाने क्यों बार बार जॉर्ज को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा था, जैसे इन सब के पीछे उसका ही कोई बड़ा मकसद हो। दूसरी तरफ रोजर रीपर्स फार्म में मिले लॉन्ग रेंज एएम रेडियो को चेक कर रहा था। फिर वो रेडियो में कई अलग अलग रेंज सेट करके टेस्ट करता है, लेकिन जैसे ही रेडियो में रेंज 1140 आती है तो उसमें से कोई शख्स कहता है रेड रूस्टर, मैं ब्लू हाक बोल रहा हूँ। इसके बाद रोजर हाक की कही सभी बातों को एक पेज पर नोट कर लेता है। दूसरी तरफ जॉर्ज मोनिका को जीरो डे कमीशन हेडक्वार्टर में बुलाकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन मोनिका उनके साथ काम करने से साफ साफ मना कर देती है। लोगों का बैंकों के खिलाफ प्रदर्शन अभी तक बंद नहीं हुआ था, इसलिए मिशेल जॉर्ज को वीडियो कॉल करके पूछती है कि क्या तुम ये केस सुलझा पाओगे या फिर नहीं। फिर जवाब में जॉर्ज कहता है कि मैं हर एक चीज को टेस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। कुछ देर बाद जॉर्ज से मिलने के लिए शीला आती है, जो उनके घर पर ना जाने की बात पर काफी ज्यादा नाराज थी। शीला जॉर्ज को कहती है कि तुम देश को खतरे में क्यों डाल रहे हो। वैलेरी ने मुझे प्रोटियस के बारे में सब कुछ बता दिया है, और अगर प्रोटियस सच में तुम पर इस्तेमाल किया गया है तो तुम्हें अभी जीरो डे कमीशन छोड़ देनी चाहिए। फिर जॉर्ज शीला और वैलेरी दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि मैं पूरी तरह से मेंटली फिट हूँ, लेकिन शीला कहती है कि मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए। तुम अभी की अभी डॉक्टर को बुलाओ और अपना मेंटल टेस्ट करवाओ, ताकि ये बात साबित हो जाए कि जीरो डे कमीशन का हेड जॉर्ज पूरी तरह से मेंटली फिट है। अब न्यूरोलॉजिकल वीपन प्रोटियस से एक बात तो साफ हो गई थी कि जॉर्ज को जो हु किल्ड बेम्बी ट्यून सुनाई देती थी वो इसी वीपन का असर था। असल में बेम्बी कोई है ही नहीं, ये बस जॉर्ज के 12 साल पहले मरे हुए बेटे का दुख है, जो आज भी उसके कानों में गूंज रहा है। खैर, अब जॉर्ज मेंटल टेस्ट के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ रोजर एक बार के अंदर बैठा अकेला ही बियर पी रहा था, लेकिन तभी विक्टर नाम का एक आदमी वहां आता है और रोजर के बगल में बैठ जाता है। फिर रोजर समझ जाता है कि जरूर इसको लिंडन ने ही भेजा होगा, ताकि वो मुझे धमकी देकर अपना काम करवा सके। फिर रोजर विक्टर को कहता है कि तुम जिसके भी कहने पर यहाँ पर आए हो, अपने बॉस को जाकर कह देना कि मैं अब उनके लिए काम नहीं करने वाला। फिर विक्टर रोजर की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं जाकर एलेक्स को सब कुछ बता दूंगा। फिर एलेक्स का नाम सुनते ही रोजर घबरा जाता है, क्योंकि अगर एलेक्स को सच्चाई का पता चला तो वो उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। फिर विक्टर रोजर से कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जॉर्ज को समझाओ कि वो अपनी खराब मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जीरो डे कमीशन को छोड़ दे। उस वक्त तो रोजर विक्टर को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मन ही मन वो तय कर लेता है कि जॉर्ज को समझाने की बजाय वो खुद ही एलेक्स को अपने बारे में सब कुछ बता देगा। दूसरी तरफ मानसिक परीक्षण में जॉर्ज हर एक टेस्ट को पास कर लेते हैं और शीला को दिखा देते हैं कि उन्हें कोई भी मानसिक समस्या नहीं है। डॉक्टर शीला से कहती है कि जॉर्ज पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ है, इन्हें कोई भी मानसिक तकलीफ नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। इस टेस्ट के बाद जॉर्ज खुद अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करते हैं, जैसे उनके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। अब जॉर्ज और कार्ल ग्रीन को टॉर्चर करने का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि अब तक ग्रीन ने उनको एक भी काम की जानकारी नहीं दी थी। तभी हम रोजर को देखते हैं, जो काफी हिम्मत जुटाकर एलेक्स को सारी सच्चाई बताने के लिए जा रहा था। फिर वो एलेक्स को कहता है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारे एक्स की खबरें वायरल करी थी। हियरिंग के दौरान हमारा टकराव और उसके ठीक कुछ दिनों बाद तुम्हारे एक्स की खबरें न्यूज़पेपर में वायरल हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, मैंने ही तुम दोनों का फोन हैक किया था और फिर सारे फुटेज और वीडियो चुरा लिए ताकि तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। सारी बातें सुनने के बाद एलेक्स को बहुत दुख होता है और वो रोजर से नाराज होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ रोजर से मिलने के लिए आता है,
क्योंकि रॉजर ने उसका काम नहीं किया था, इसलिए अब वो इंजेक्शन लगाकर उसे मार डालता है। अब शुरुआत होती है जीरो डे के 22वें दिन की। अब ये खबर सभी तक पहुंच जाती है कि रॉजर मारा जा चुका है। इसके बाद जॉर्ज तुरंत ऑफिसर्स के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मिशेल एक स्पीच के जरिए लोगों को बताती है कि अमेरिकन होमस्टेड बैंक पर हमला करने वाले सभी अधिकारियों का पता चल गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल भी इसी बैंक को निशाना बनाया था और खुशकिस्मती से उनका एक साथी मालवेयर वायरस को हटाने में हमारी हेल्प करने के लिए मान गया है। तभी रॉजर की मौत के बारे में सुनकर जॉर्ज को वो दिन याद आता है जब उनका बेटा निक मारा गया था। उस दिन निक के कमरे में रेडियो पर सेक्स पिस्टल का एक गाना बज रहा था, हु किल्ड बेबी, और इसीलिए ही जॉर्ज को हर जगह ये संगीत सुनाई देता है। अब रॉजर की मौत का दुख न केवल जॉर्ज को था बल्कि एलेक्स को भी था। रॉजर ने भले ही उसे झूठ बोला हो, लेकिन एलेक्स दिल से उसे प्यार करती थी। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपनी सीक्रेट डायरी को बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। अब उस डायरी में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो जॉर्ज इतने ध्यान से पढ़ रहे थे, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जीरो डे 23 से। इवान ग्रीन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उसको रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अमेरिकी लोग ग्रीन पर किए गए टॉर्चर से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। लेकिन अब रिचर्ड ने जॉर्ज से रिजाइन करने के लिए एक जबरदस्त स्रोत ढूंढ लिया था और उस स्रोत का नाम था शीला। शीला को अगर जज बनाना है तो उसे कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना ही होगा और वो सवाल रिचर्ड खुद उनसे पूछेगा। शीला ने अगर कह दिया कि उनके पति दिमागी तौर पर ठीक नहीं है या उन्हें इस कमीशन के लिए चुनना गलत था तो जॉर्ज को जीरो डे से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनके बाद वहां का अगला हेड होगा रिचर्ड। तभी हम कार्ल और वेलेरी को देखते हैं जो रॉजर की मौत के बारे में बात कर रहे थे। कार्ल कहता है कि रॉजर की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत का वैज्ञानिक कारण पानी में डूबना है, लेकिन कहीं न कहीं उसे ड्रग ओवरडोज के नजरिए से भी देखा जा रहा है। रॉजर का मरना न केवल जीरो डे कमीशन के लिए दुख की बात है बल्कि उसकी एक्स कांग्रेस वुमन एलेक्स पर भी उसका काफी गहरा असर पड़ा है। जॉर्ज के हेडक्वार्टर आने के बाद कार्ल उन्हें बताता है कि रॉजर की दी गई फोटोज नकली थी। ग्रीन और एरिक की तस्वीरों को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि एक्सपर्ट भी उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर कार्ल की इन्वेस्टिगेशन सुनने के बाद जॉर्ज अपने ऑफिस में चले जाते हैं और वहां टीवी पर शीला को लाइव टेस्ट देते हुए देखते हैं। शीला रिचर्ड के हर एक सवाल का सोच समझकर जवाब दे रही थी क्योंकि उनका जवाब ही जॉर्ज के भविष्य का फैसला करने वाला था। जब रिचर्ड उनसे पूछता है कि जॉर्ज को जीरो डे कमीशन हेड होना चाहिए या नहीं, तो शीला जवाब देती है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये पोजीशन नहीं ली है, आप सभी ने मिलकर उन्हें इस काम के लिए चुना है और अगर उनके चुनाव का फैसला आप लोगों का था तो वो फैसला गलत कैसे हो सकता है। अब शीला इस तरह के कई जवाब देकर रिचर्ड को उसी की बातों में उलझा देती है और आखिर में उनका टेस्ट सफलतापूर्वक पास हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे व्हाइट हाउस, कांग्रेस और सभी इंटेलिजेंस फील्ड्स के मेंबर रॉजर का फ्यूनरल करते हैं। रॉजर की कब्र देखकर जॉर्ज को वो दिन याद आता है जब निक उनके साथ था। जॉर्ज हर पल बस यही सोचते थे कि अगर आज भी निक उनके साथ होता तो शायद उनकी लाइफ आज अलग होती। फ्यूनरल के बाद एलेक्स जॉर्ज से अकेले में बात करती है और नम आंखों के साथ उनको कहती है कि सब आपकी ही गलती है, ना आप जीरो डे कमीशन के हेड बनते और ना ये सब होता। फिर जॉर्ज कहते हैं, मैं मानता हूँ मैंने ये जिम्मेदारी अपने सिर ली, लेकिन अब मुझे चाहे गालियां मिले या फिर तारीफें, मैं इस काम को पूरा करूंगा। रात के वक्त जॉर्ज एक बार फिर से अपनी डायरी खोलते हैं और उसके अंदर लिखे हुए रेजिग्नेशन लेटर को पढ़ने लगते हैं। दरअसल मिशेल ने जॉर्ज को इस केस को सोल्व करने के लिए कुछ घंटे का समय और दे दिया था, क्योंकि अगर जॉर्ज नाकाम रहे तो उन्हें मजबूरन जीरो डे कमीशन का हेड रिचर्ड को बनाना पड़ेगा। फिर डायरी के पन्ने पलटते हुए अचानक से जॉर्ज को एक नोट मिलता है जो मरने से पहले रॉजर ने उनके लिए लिखा था। रॉजर ने उस नोट के अंदर ब्लू हैक का एक मैसेज लिख रखा था और साथ में वो सारी इंफॉर्मेशन भी थी जो उसको लॉन्ग रेंज AM रेडियो से मिली थी। नोट पढ़ने के बाद जॉर्ज को रॉजर पर बहुत गर्व होता है। फिर वो तुरंत ये सारी जानकारी कार्ल को भेज देते हैं। फिर काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद जॉर्ज, कार्ल और वेलेरी को पता चलता है कि रॉजर को ये फोटोज रॉबर्ट लिंडन ने दी थी, जो कि खुद भी इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट के अंडरग्राउंड होने के कारण वो लोग उस तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन 1140 पर सेट रेडियो सिग्नल से ये काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता था। 1140 पर न केवल ब्लू हैक की आवाज बल्कि और भी कई दर्जनों आवाजें थी
जो किसी कोड लैंग्वेज की तरफ इशारा करती है। फिर कार्ल कुछ हाई लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को जीरो डे हेडक्वार्टर बुलाता है ताकि वो रेडियो से आ रहे सभी कोड्स को सॉल्व कर सके। काफी मेहनत के बाद एक ऑफिसर जॉर्ज को बताता है कि हमने इन्हें सुलझा लिया है। ये कोड्स कई चीजों को डिनोट करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे बैंक, लोगों के नाम और बहुत कुछ। हमलावरों को होमस्टेड बैंक पर होने वाले अटैक के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अभी तक ये बात पता नहीं चली कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है। मिशेल भी जॉर्ज की इस इन्वेस्टिगेशन से बहुत खुश थी और फिर वो जॉर्ज को केस सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय और दे देती है। अगले सीन में हम कार्ल को देखते हैं जो रेड रूस्टर और ब्लू हैक के बारे में और भी ज्यादा पता लगा रहा था। ब्लू हैक अपने कोड वर्ड्स में से एक नाम बोलता है, एमिट केली, जिसका मतलब है जॉर्ज मिलन। इसी तरह उन्होंने हर एक शख्स के अलग अलग कोड नेम्स बना रखे थे। जीरो डे 16 के आने तक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ब्लू हैक और रेड रूस्टर के बारे में काफी कुछ पता लगा लेते हैं। फिर कार्ल जॉर्ज को बताता है कि ब्लू हैक को लिंडन से बात करनी है, लेकिन वो अभी अंडरग्राउंड है, इसलिए हम में से ही कोई लिंडन बनकर उनसे बात कर सकता है। काफी डिस्कशन के बाद जॉर्ज तय करते हैं कि वो खुद ही लिंडन बनकर ब्लू हैक से बात करेंगे। फिर जॉर्ज चालाकी दिखाते हुए हैक से कहते हैं कि यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे आदमी ने सुराग के तौर पर कुछ निशान छोड़ दिए हैं जिनको मिटाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी रोजर कोड नेम गीको के घर पर जाकर उन निशानों को मिटाना होगा। अब ब्लू हैक जॉर्ज के जाल में फंस जाता है। फिर रोजर तुरंत अपनी एक टीम को रोजर के घर पर भेज देते हैं। रोजर के घर में लगे सीसीटीवी कैमरा से ब्लू हैक की तस्वीर मिल जाती है, जिसके बाद कार्ल उस तस्वीर को फेस मैच करने के लिए भेज देता है। फिर करेक्ट मैच मिलने पर पता चलता है कि ब्लू हैक का असली नाम ब्लैक फेल्टन है, जो किसी रोडवेल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। रोडवेल का नाम सुनते ही मेलिसा कहती है कि इस टेक्नोलॉजी को कुछ साल पहले ही मोनिका किडर ने पेनोप्ली का हिस्सा बनाया था, जिसका मतलब ये है कि इन सब के पीछे मोनिका किडर का ही हाथ है। अब कार्ल तुरंत ऑफिसर्स की एक टीम लेकर मोनिका के घर के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन मोनिका इस वक्त किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। दरअसल मोनिका को सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से पता चल गया था कि अब उसका झूठ बाहर आ गया है, लेकिन जब वो इस बारे में बात करने अपने पार्टनर को फोन करती है तो कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। अब मोनिका बुरी तरह से फंस गई थी, क्योंकि ना तो अब वो सरेंडर कर सकती थी और ना ही वहां से भाग सकती थी। फिर मोनिका कार्ल से डिमांड करती है कि मैं सिर्फ जॉर्ज और वेलेरी से ही बात करूंगी, बाकी किसी से भी नहीं। फिर जॉर्ज खुद मोनिका से कॉल पर बात करते हैं। फिर मोनिका उनको कहती है कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे। फिर जॉर्ज कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब मोनिका जॉर्ज और वेलेरी को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो उन्हें बताती है कि वेलेरी की बेटी लिली ने एक ब्लड ग्रुप मैच ऐप में एंटर किया था और बदकिस्मती से उस ऐप को हैंडल मैं ही करती हूँ। लिली जानना चाहती है कि उसके पिता कौन है और आखिर उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। अब जॉर्ज ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि वेलेरी ने अब तक लिली को सब कुछ बता दिया होगा। फिर कुछ देर बाद अचानक मोनिका की छत से फायरिंग होने लगती है और फिर देखते ही देखते ऑफिसर्स फोक गैस छोड़कर मोनिका के घर में घुसना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान कार्ल घायल हो जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि मोनिका को खुद भी पता नहीं था कि फायरिंग किसने की है। मामला शांत होने के बाद जॉर्ज गर्व से जनता को बताते हैं कि हमने जीरो डे अटैक के एक संदिग्ध को पकड़ लिया है और उसका नाम है मोनिका किडर। तभी हम जेरेमी को देखते हैं, जो किसी अनजान शख्स से फोन पर बात कर रहा था। वो शख्स जेरेमी से कुछ पूछता है, जिसके बाद जेरेमी उसे जवाब देता है, हाँ ठीक है, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अब जेरेमी किस शख्स से बात कर रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं, जो बहुत घबराई हुई रिचर्ड से बात कर रही थी। एलेक्स रिचर्ड से कहती है कि हमें मिशन को रोकना होगा, क्योंकि सब कुछ खराब हो गया है, इसलिए मुझे अभी की अभी आपसे बात करनी है। फिर रिचर्ड कहता है तुम्हें बात करने का तरीका पता है, और इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब एलेक्स एक लॉन्ग रेंज एएम रेडियो निकालती है और उसमें 1140 फ्रीक्वेंसी सेट करने लगती है। उसको देखकर ये बात तो साफ हो गई थी कि एलेक्स और रिचर्ड भी मोनिका के साथ शामिल हैं। तभी वेलेरी जॉर्ज को कॉल करके बताती है कि यहाँ पर एक समस्या हो गई है, क्योंकि मोनिका किडर अपनी सेल में लटकी हुई पाई गई है। अब मोनिका ने खुदकुशी क्यों की, इसका खुलासा लास्ट एपिसोड में होगा। लास्ट एपिसोड में हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स गुस्से में रिचर्ड के पास जाती है और कहती है कि हमने गलत किया। मिशन को पूरा करने के चक्कर में हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और अब तो मोनिका किडर ने भी सुसाइड कर ली है। फिर रिचर्ड कहता है परेशान मत हो, हम जीत के बहुत करीब हैं
और वैसे भी जीरो डे अटैक से जुड़े हमारे सारे सदस्य बहुत जल्दी अपना रिजाइन देने वाले हैं। दरअसल अमेरिका पर साइबर अटैक का प्लान रिचर्ड का था, क्योंकि उसे लगता था कि जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते या फिर अपनी अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं, इस अटैक के बाद वो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले समय में अमेरिका सबसे समृद्ध देशों में से एक होगा। लेकिन एलेक्स ने रिचर्ड का साथ देने से पहले ये बात नहीं सोची थी कि साइबर अटैक से लोग मर भी सकते हैं। इस अटैक के कारण लगभग 3400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसकी भरपाई रिचर्ड कभी भी नहीं कर पाएगा। फिर एलेक्स तय करती है कि अब वो रिचर्ड का साथ नहीं देगी, बल्कि अपने डैड जॉर्ज से इस बारे में बात करके उन्हें सब कुछ सच सच बता देगी। अगले सीन में हम जीरो डे हेडक्वार्टर को देखते हैं। साइबर अटैक इन्वेस्टिगेशन करने वाले 2 ऑफिसर्स जॉर्ज को कॉल करके बताते हैं कि मोनिका किडर ने ही किसी के साथ मिलकर ये पूरा साइबर अटैक करवाया था। देश के 80% लोग मोनिका के द्वारा ही ऑपरेट किए जाने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और ये मालवेयर उन्हीं ऐप के बग्स के जरिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाया गया था। जब मोनिका के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उसने उम्र कैद अपनाने की बजाय खुदकुशी कर ली। जॉर्ज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जिसने साइबर अटैक में मोनिका किडर का साथ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी उस शख्स का नाम जानते थे, लेकिन बिना सबूत वो उसका नाम नहीं लेंगे। फिर रिचर्ड के पास से निकलने के बाद एलेक्स जॉर्ज को फोन करती है और कहती है कि मैं अभी घर आ रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। फिर कुछ देर बाद पूरे शहर की लाइट चली जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लाइट सिर्फ उसी रीजन में गई है जहां पर जॉर्ज का घर और जीरो डे कमीशन हेडक्वार्टर है। जॉर्ज के घर के बाहर पब्लिक अभी भी प्रोटेस्ट कर रही थी, इसलिए ऑफिसर्स जॉर्ज को सलाह देते हैं कि आपको यहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि पब्लिक को रोकना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर ऑफिसर्स जॉर्ज और शीला को बाहर निकालने के लिए पब्लिक को साइड करते हैं और फिर मेन गेट खोल देते हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है पब्लिक जॉर्ज पर हमला कर देती है। दरअसल ये लोग एविन ग्रीन के सपोर्टर थे जो ग्रीन पर किए गए टॉर्चर के कारण जॉर्ज से काफी ज्यादा नाराज थे। भीड़ जॉर्ज पर इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि वो उनके बॉडीगार्ड्स की गाड़ी तक जला देते हैं, लेकिन इस हमले में जॉर्ज को कोई भी नुकसान पहुंचे इससे पहले ही एक ऑफिसर जॉर्ज और शीला को वहां से ले जाता है। इस ऑफिसर का नाम है जेरेमी, जो मिशेल से बात करने के बाद ही यहाँ पर आया था। जेरेमी शीला को वेलेरी के घर पर छोड़ देता है और जॉर्ज को ले जाता है उनकी बेटी एलेक्स से मिलवाने के लिए। रास्ते में जेरेमी जॉर्ज को बताता है कि हमारा और तुम्हारा शक इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान पर है जिसका नाम है रिचर्ड। मुझे और प्रेसिडेंट मिशेल को पहले से ही रिचर्ड पर शक था, इसीलिए हमने जीरो डे कमीशन का हेड उसको ना बनाकर तुम्हें बनाया है ताकि तुम इस सच्चाई को सबूतों के साथ सबके सामने ला सको। जॉर्ज को अब जाकर समझ आया कि उन्हें इस काम के लिए क्यों चुना गया था, लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान है कि एलेक्स भी जीरो डे अटैक में शामिल थी। फिर एलेक्स अपने डैड से मिलकर उनको सारी बात बता देती है और फिर उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि इस अटैक में इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो मैं कभी भी रिचर्ड का साथ नहीं देती। एलेक्स की बातें सुनने के बाद जॉर्ज उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब पूरे देश को लग रहा था कि जॉर्ज लोगों के द्वारा किए गए हमले के कारण मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि जेरेमी ने उन्हें बचा लिया है। फिर रिचर्ड मन ही मन मुस्कुराता हुआ जनता को कहता है कि हमें जॉर्ज की मौत पर बेहद दुख है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। फिर कुछ देर बाद जब रिचर्ड वहां से जाने लगता है तो उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि जॉर्ज का था। जॉर्ज रिचर्ड को कहता है कि मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर रिचर्ड बिना कुछ सोचे समझे सीधा जॉर्ज से मिलने पहुंच जाता है। जॉर्ज को लगता है कि वो रिचर्ड को धमकी देंगे और उसे मजबूर करेंगे कि वो खुद अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन रिचर्ड जब वहां पर आता है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। रिचर्ड जॉर्ज को डराते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो मैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिला दूंगा, क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस और व्हाइट हाउस के कुछ मेंबर्स भी शामिल थे। उनके अलावा तुम्हारी बेटी एलेक्स ने भी मेरा साथ दिया था। अगर मैं फंसा तो एलेक्स को भी जेल हो जाएगी। फिर जॉर्ज उसकी ये बातें सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही अपने बेटे निक को खो चुके हैं और अगर एलेक्स भी जेल चली गई तो शीला उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। फिर अगले दिन मिशेल जॉर्ज से मिलने के लिए आती है
और उन्हें समझाती है कि हमें रिचर्ड को फंसाना नहीं चाहिए। रिचर्ड के जेल जाने से अमेरिका प्रशासन को काफी नुकसान होगा और उसके साथ साथ एलेक्स को भी जेल हो जाएगी। फिर मिशेल जॉर्ज को समझाती है कि कभी कभी कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो कभी भी जनता के सामने नहीं लाए जाते। देश और समाज की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए उन्हें मन में ही दफन करना जरूरी होता है। अब जॉर्ज मिशेल की भावनाओं को समझते थे, इसलिए वो ये बात जानते थे कि कहीं न कहीं मिशेल एलेक्स के कारण ही ऐसा बोल रही है। फिर काफी देर सोचने के बाद जॉर्ज तय करते हैं कि वो रिचर्ड की असलियत दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। जिसके बाद जीरो डे केस की सॉल्व की हुई फाइल रिचर्ड ड्रायर के पास भेज दी जाती है। फिर जब जॉर्ज जीरो डे हेडक्वार्टर आते हैं तो उनकी मुलाकात कार्ल से होती है, जिसकी हालत अब पहले से काफी ठीक थी। कार्ल जॉर्ज से पूछते हैं कि आप उन लोगों की सच्चाई जनता के सामने क्यों नहीं लेकर आए। फिर जॉर्ज कहते हैं कि अब जो रिपोर्ट बन गई है हम उसे ही पेश करेंगे। फिर कार्ल के वहां से चले जाने के बाद जॉर्ज वैलेरी से लिली के बारे में पूछते हैं, लेकिन वैलेरी उन्हें जवाब देती है कि मैंने लिली को सब कुछ सच बता दिया है। फिर कुछ समय बाद वो घड़ी आ जाती है जब जॉर्ज को अमेरिकन कॉन्फ्रेंस में सच्चाई का खुलासा करना था। कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से पहले जॉर्ज को पता चल जाता है कि एलेक्स वहां पर नहीं आई, बल्कि वो जॉर्ज के लिए एक लेटर छोड़कर गई है। अब उस लेटर में क्या लिखा है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर कुछ देर बाद जॉर्ज अपनी स्पीच शुरू कर देते हैं और जीरो डे अटैक को लेकर जनता को कहते हैं कि हमने ये पहेली सुलझा ली है। जिन हमलावरों ने साइबर अटैक किया था उनका ना तो कोई नारा था और ना ही कोई डिमांड थी। उन्होंने बस अटैक किया और फिर कायरों की तरह एक साए में जाकर छिप गए। अमेरिकी सरकार ने इस केस को सुलझाने के लिए एक यूनिट बनाया जिसका नाम है जीरो डे। फिर जब जॉर्ज अपनी स्पीच दे रहे थे तो तभी उनकी आंखों के सामने एक धुंधलापन छाने लगता है। उनका मन बार बार ये कह रहा था कि जॉर्ज सच बोल दो, बेटी के प्यार से ज्यादा जरूरी देश की सुरक्षा है। अगर आज सच नहीं बोला तो आने वाले समय में रिचर्ड जैसे कुछ और लोग इस देश पर हमला करेंगे। तभी अचानक से जॉर्ज को एक बार फिर से हु किल्ड बॉम्बी वाली ट्यून सुनाई देती है, जिसके बाद जॉर्ज अपना फैसला बदल देता है। फिर वो तय करते हैं कि अब भले ही उन्हें अपनी बेटी कुर्बान करनी पड़े, लेकिन वो रिचर्ड जैसे लोगों को जेल भिजवा कर रहेंगे। फिर जॉर्ज कहते हैं कि मेरी बेटी आज यहाँ नहीं आई, लेकिन उसने मेरे लिए एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं अलेक्जेंड्रा मेलिन अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ। कांग्रेस वुमेन बनते वक्त मैंने जो शपथ ली थी मैंने उसको तोड़ दिया है और आज मुझे इस बात का बहुत दुख है। खत में लिखी बातें सुनाने के बाद जनता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस वुमेन एलेक्स भी इन सब में शामिल होगी। लेकिन असली पत्ते तब खुलते हैं जब जॉर्ज एलेक्स के साथ साथ रिचर्ड को भी जीरो डे अटैक का गुनहगार बताते हैं। जॉर्ज एक एक करके कांग्रेस और व्हाइट हाउस के उन सभी लोगों के नाम बताते हैं जो इस अटैक में शामिल थे। फिर जैसे ही जॉर्ज की स्पीच खत्म होती है उसके साथ साथ जीरो डे की कहानी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जॉर्ज ने हर उस इंसान की सच्चाई दुनिया को बता दी जिसके कारण 3400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अगले दिन से जॉर्ज फिर से अपना डेली रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में जॉर्ज कभी भी अपने पारिवारिक मामलों को नहीं संभाल पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की सच्चाई सबके सामने लाकर ये बात साबित कर दी कि वो परिवार से ज्यादा देश को प्यार करते हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।